जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें सारी की सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है। आपको बता दें, सारी डिटेलिंग, बैकग्राउंड डिटेलिंग अच्छे से इस वीडियो में कवर करी जाएगी। ये एकनाथ शिंदे साहब हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को किसी भी जो भी डिसीजन ले उसको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे राजी हैं। देखते हैं, अभी तक तय तो हो नहीं पाया है कि महाराष्ट्र में कौन सीएम बनेगा। सीएम जो भी बनेगा आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी इस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। कहा जा रहा है कि जो वोटिंग हुआ था, यानी उसमें महाराष्ट्र वाले इलेक्शन में बोला गया था कि 5 से लेकर के 6 बजे तक वोटिंग सर्ज आउट हो गया था। सर्ज आउट क्या होता है? उनका जो परसेंटेज था, वोट नंबर, वो बढ़ गया था लगभग 76 लाख के आसपास। तो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिनका नाम चोकलिंगम है, तो ये कह रहे हैं ये ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है, कोई सडन सर्ज आउट नहीं हुआ है, अचानक से बढ़ा नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी। इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये पूरी कहानी थी महाराष्ट्र को लेकर के। अब हम चलेंगे आपके फिंगल साइक्लोन को। फिंगल साइक्लोन की डिटेलिंग को देखेंगे। सबसे पहले फिंगल साइक्लोन की थोड़ी सी स्थिति को देखा जाए कि किस लोकेशन में, कहाँ पर, किस परिदृश्य से सही प्रकार से ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सैटेलाइट व्यू को देखा जाए और समझा जाए किस प्रकार से वहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा वो, क्या उसका रूट है, कितना ह्यूमिडिटी चल रहा है, प्रेशर चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सैटेलाइट वाली व्यू है ये, जो आपको दिख रही होगी किस हिसाब से चेन्नई वाले लोकेशन और पुदुचेरी वाले लोकेशन को टारगेट कर रहा है ये फिंगल साइक्लोन। एक्चुअली मैंने इसको एचडी में मुझे करना है, तो यहाँ पे एचडी में आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये चीज़ें 30 नवंबर और 1 दिसंबर तक ये चीज़ें कितना इम्पैक्ट करी है। सलेम आपको दिख रहा होगा, चेन्नई दिख रही होगी, प्लस आंध्र प्रदेश का जो आपका पुदुचेरी वाला एरिया है और पुदुचेरी वाला एरिया जो तमिलनाडु में है, ये काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है। प्रिसिपिटेशन रेनफॉल को देखें तो किस हिसाब से ये इम्पैक्ट कर रहा है चेन्नई वाले लोकेशन को, और उसके ऊपर आपका पुदुचेरी भी आता है। विंड की अगर कंडीशन देखें तो यहाँ पे विंड भी देखिए बहुत तीव्र गति से किस तरीके से साइक्लोन अपना पूरा कब्जा किया हुआ था। टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे, तो टेम्परेचर यहाँ पे देखिए कैसे निकल के टेम्परेचर जब लैंडफॉल हो जाती है तो टेम्परेचर घटती है। ह्यूमिडिटी की बात करें अगर, तो ह्यूमिडिटी देखा जाए, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से चल रही है, और ह्यूमिडिटी वहाँ पहुँचते पहुँचते घटती है। खास करके कोस्टल एरिया की हम बात कर रहे हैं। प्रेशर अगर यहाँ पे फोरकास्ट देखा जाए तो ये प्रेशर आप देख सकते हैं जो कंसेंट्रिक सर्किल यहाँ पे दिख रही है, इसे कॉन्टर भी बोलते हैं, कॉन्टर। तो ये यहाँ पे प्रेशर है जो लैंड पे पहुंचने के बाद से अलग अलग प्रेशर को ऑब्जर्व किया गया है, जो अभी आपको दिखा रहा था। आशा करते हैं जो ये वीडियो मिला होगा उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी किस हिसाब से टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन और ये इस चीज़ का रोल होता है एक साइक्लोन को फॉर्म करने में। अब जो यहाँ पे बात कही जा रही है ये कि पुदुचेरी में ये काफ़ी फिंगल जो साइक्लोन है। अच्छा, ये फिंगल टर्म कौन दिया है? तो ये सऊदी अरेबिया ये वर्ड दिया है, याद रखिएगा। और यहाँ पे 48.4 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल अचानक से हुआ है, जिसके कारण देख सकते हैं कई सारे लोगों को डिस्प्लेस भी किया जा रहा है, सेफ्टी लोकेशन पे हैबिटेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो आर्मी पर्सोनल है, जो भी आर्मी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। कृष्णा नगर पुदुचेरी का इलाका काफ़ी यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई है, पानी जाम चल रहा है यहाँ पे। देखिए काफ़ी प्रॉब्लम निकल के आती है जब भी कोई यहाँ पे क्या होता है। अगर साइक्लोन की हम बात करें तो भारत में दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो ये ईस्ट वाला और वेस्ट वाला दोनों कोस्टल एरिया है। ज़्यादा से ज़्यादा कोस्टल एरिया हम लोगों के पास 7500 किलोमीटर प्लस तक यहाँ पे कोस्टल एरिया कवर करता है, ये वाला पार्ट।
इसके कारण यहाँ पे तूफानें आती रहती हैं। तो अक्टूबर से लेके दिसंबर यानी मई से लेके कह लीजिए दिसंबर तक ये चीज़ें चालू रहती हैं। यहाँ पे यही सारी चीज़ें बोली जा रही हैं जो आपको मुझे बतानी थी। इंडियन कोस्ट गार्ड भी एक्टिव हैं, प्लस यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आर्मी को लगाया गया है, एनजीओ ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी लगी हुई है, एनडीआरएफ, स्टेट की एनडीआरएफ तो लगी ही होगी। तो तमिलनाडु की लोकेशन देखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ तमिलनाडु और पुदुचेरी, पुदुचेरी दोस्तों इसका 4 डिस्ट्रिक्ट होता है, ये 3 स्टेट में पुदुचेरी फैला है, तो उसको देखेंगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो पुदुचेरी यहाँ पे आपको तमिलनाडु में दिखने को मिलेगा। दूसरा इसका जिला है कराईकल, और यहाँ पे आपका एक और जिला आया है आंध्र प्रदेश में, वो क्या है, यनम। चौथा केरला में आता है आपका माही। तो ये याद रखिएगा, माहे, पुदुचेरी और कराईकल ये 2 में है और एक आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में AY से नाम से आई याद रखिएगा। जो यनम है वो कहाँ है, आई में, आई स्टैंड फॉर ए मतलब आंध्र प्रदेश। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, और बाकी जो है ये PK से याद कर लीजिएगा, IPK MK। तो माही इधर है और आंध्र प्रदेश में यनम है, ये चीज़ें याद रखिएगा। लोकेशन सबसे ज़्यादा अगर कुछ हिट किया है तो इसी लोकेशन पे ये हिट किया है। अब थोड़ी सी अगर डिटेलिंग को देखा जाए साइक्लोन के फॉर्मेशन के, तो साइक्लोन जो रिवॉल्व होता है, जो रोटेशन करती है, उसकी सेंटर को आई कहते हैं। यहाँ पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो हाई प्रेशर वाली चीज़ें हैं इसको आकर के घेरने लगती हैं और एक स्टॉर्म का रूप ले लेता है। ये इसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक हीट या टेम्परेचर कह लीजिए, और दूसरा प्रेशर कह लीजिए। इन दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है क्या करने के लिए, यहाँ पे क्लाउड फॉर्म करने के लिए। कौन सा क्लाउड, ऐसे क्लाउड जो तूफान को यहाँ पे निमग्न करते हैं। तो कौन सा, क्या नाम है उसका, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड यहाँ पे फॉर्म होता है, जो थंडर स्टॉर्म लाता है, साइक्लोन लेकर के आता है। कुछ इस प्रकार से आउटफ्लो भी होते हैं, इधर से आएंगे तो इधर से आउटफ्लो भी होंगे। आप देख सकते हैं डिसेंडिंग एयर, क्लॉकवाइज विंड घूमते हैं ये, और स्पायरिंग होती है जिसके कारण एक मास मोमेंटम होता है और यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया भी कवर करता है। साइक्लोन पिछले वीडियो में अच्छे से यहाँ पे मैं बता दिया था, इसकी पहचान यहाँ पे बता करके मैं आगे निकलूंगा, क्योंकि इन डेप्थ में पिछले वीडियो में मैं बताया हुआ हूँ। सर्कुलर शेप का होता है, डायमीटर 150 से 300 किलोमीटर होता है, आई सेंटर में होता है। कोई भी फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्रंट क्या होता है, ऐसा नहीं कि हॉट एंड कोल्ड फ्रंट दोनों मिलते हैं तो ये तूफान पैदा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेटेंट हीट एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। वेलोसिटी 50 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे ऑटोमन सीजन में होता है। क्यूमुलो निम्बस जैसा क्लाउड बताया 12 किलोमीटर वर्टिकल, टॉरेंशियल रेन करता है जा करके, और लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। 27 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए इस प्रकार का परिस्थिति बनाने के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर के। कोरियोलिस फोर्स चाहिए, स्मॉल वेरिएशन चाहिए वर्टिकल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, प्रेशर एरिया, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको डेवलप करने के लिए। क्या, साइक्लोन प्राइमरी स्टेज, मैच्योर स्टेज और डिकेइंग स्टेज। इस स्टेज में आकर के जो प्रेशर टेम्परेचर है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण एक नॉर्मल परिस्थिति में धीरे धीरे पहुंच जाता है। कहाँ पे, लैंडफॉल जब होता है तो पूरा का पूरा खेला यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर का होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। हरिकेन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वाले बेल्ट में यहाँ पे हरिकेन बोला जाता है, और ट्रॉपिकल बेल्ट में, इस वाले बेल्ट से लेकर इस वाले बेल्ट तक, यहाँ पे जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, ट्रॉपिकल बेल्ट में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। वहीं पे टाइफून आपके चाइना में, टाइफू यहाँ पे जापान में, और बैगियो भी बोला जाता है फिलीपींस में, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है इस तूफान को। तो यही है, बहुत जगह पे अलग अलग नाम है। यहीं पे, यहाँ पे हरिकेन है, कोई अंतर नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन यहाँ पे हरिकेन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन अपने इंडिया में बोला जाता है। तो ये थी डिटेलिंग, बहुत अच्छे से दोस्तों आपको पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूँ इस स्लाइड की चीज़ें, इसलिए थोड़ा जल्दी में मैं निकल गया यहाँ पे।
क्योंकि आगे बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को आप अपने फेसबुक पे ज़रूर से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आप अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अपडेट इस चैनल पे आते रहते हैं जो नए नए वीडियो लेकर के मैं आता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक एडिटोरियल और एक आर्टिकल को एक साथ मैं कवर करने वाला हूँ। आप सभी लोग जानते हैं बांग्लादेश में अभी सत्ता गिरा है। किसका? शेख हसीना जी का। तो शेख हसीना जी का सत्ता गिरा है, तो बांग्लादेश की पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग ही दोस्तों इसी वीडियो में मैं डाल देने वाला हूं। और ये आपको बता दूं कि जो भी आपको चीज़ें नहीं भी पता होंगी वो इस वीडियो के माध्यम से बैकग्राउंड डिटेलिंग दे करके मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। क्योंकि याद करिए, यूपीएससी ने बांग्लादेश के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, वियतनाम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था। इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछता रहता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसीलिए बैकग्राउंड डिटेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। घबराइएगा मत, दोनों एडिटोरियल प्लस आर्टिकल को एक तरह से मिला के समझाऊंगा। बांग्लादेश जैसे ही 5 अगस्त 2024 को वहाँ पे शेख हसीना का गवर्नमेंट हैवी प्रोटेस्ट से गिरता है, तो यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट को संभालने के लिए वहाँ के नोबल पुरस्कार विनर यूनुस खान साहब आते हैं। अभी रन कर रहे हैं वो सिस्टम वहाँ का गवर्नमेंट। अब यहाँ पे 18 से ही देखा जाए, 2018 से क्या कह रहा है कि अनडॉक्यूमेंट बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो लगभग 3018 में हो गए और 22 में कहा जाए तो लगभग 3000। इस सब टर्मोइल के या इस समय ये स्कर्मिसेस, लड़ाई, टर्मोइल इशू, इन सब के इशू के बावजूद भी 5 अगस्त से जो सरकार गिरी है यहाँ पे 27 नवंबर तक अगर देखा जाए तो क्या चल रहा है यहाँ पे 93 पर्सन को एप्रीहेंड किया गया है, पाया गया है यहाँ पे, जो भारत में आए हुए हैं। 24 में लगभग 4000 के आसपास लोग आ चुके हैं। बॉर्डर ट्रांजिट पे कहा जा रहा है कि कोई भी अनडॉक्यूमेंट यहाँ पे इंडिया में प्रवेश न करे। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो शेख हसीना का यहाँ पे सत्ता गिरा है। अब खालिदा जिया यहाँ पे आ सकती है। शेख हसीना और खालिदा जिया से पहले हमको अगर जाना है दोस्तों तो हम समझेंगे। एक्चुअली ये 4096 किलोमीटर का बॉर्डर टच करता है। तो ये सबसे ज़्यादा भारत से कोई कंट्री अगर बॉर्डर टच करता है तो वो क्या है? बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर कम नहीं होता है। तो इसके बाद कौन सी कंट्री करती है? उसके बाद चाइना करती है, फिर कौन करती है? पाकिस्तान करती है। इस तरीके से ये चीज़ें हैं। फिर नेपाल करती है। इस तरीके से लगा हुआ है। अब थोड़ा सा अगर डिटेलिंग देखा जाए, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी जा रही है, बांग्लादेश में बहुत हैवी प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ की माइनॉरिटी ग्रुप से। माइनॉरिटी ग्रुप में कौन कौन आते हैं तो आपको बता दें, हिंदू कम्युनिटी आती है, क्रिश्चियन आती है, बौद्धिस्ट आती है और भी छोटे मोटे कुछ कम्युनिटी हैं वो भी इसमें आते हैं। इन कम्युनिटी को यहाँ पे माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी जा रही है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश था उसमें यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन था कि यहाँ पे उसको उसकी धर्म को लेकर के उसको आज़ादी रहेगी। जैसे भारत में अगर बात करें तो सेकुलरिज्म की बात करें तो भारत की सेकुलर चीज़ें क्या है कि स्टेट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। एक इंडिविजुअल की राइट्स है वो कि किस धर्म को वो चाहता है, किस धर्म को नहीं चाहता, तो उसके ऊपर है। स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है। स्टेट बस किसी सबको स्टेट इक्वल सपोर्ट कर सकता है। तो इंडिया की सेकुलरिज्म बहुत डिफरेंट है वेस्ट के सेकुलरिज्म से। अब यहाँ पे हम बांग्लादेश की अगर बात करें तो जब बांग्लादेश की ओरिजिन हुआ दोस्तों तो उसी समय सेकुलर यहाँ पे चीज़ें इनबिल्ड करी गई थी। यहाँ पे तो मिलिट्री जो डिक्टेटर थे, यहाँ पे बात कही जा रही है जियाउर रहमान, ये एक्चुअली मिलिट्री में जियाउर रहमान की हम बात करें 1977 में बांग्लादेश की फॉर्मेशन हो जाती है 26 मार्च 1971 को। और ये बहुत ही लंबे समय से छोटे मोटे विद्रोह कर करके 1971 को बांग्लादेश आज़ाद होता है।
26 मार्च 1971 को। तो इसमें अहम भूमिका किसकी रहती है? उसमें अहम भूमिका शेख मुजीबुर रहमान की होती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे। उन्होंने बहुत ही अहम योगदान प्ले किया इस बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। ये एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे, सोशलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, डायरिस्ट थे, यानी हर प्रकार से ये लड़ाई लड़े बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। अब अगर देखा जाए सही मायने में बांग्लादेश, तो जब भारत आज़ाद हुआ उसी समय पाकिस्तान को भी हम लोग आज़ाद किए थे। चलिए, पाकिस्तान और भारत दो कंट्री यानी टू नेशन थ्योरी निकल के आती है। जैसा कि ब्रिटिशर हम पे आरोप लगा रहे थे कि भारत के तो बहुत सारे टुकड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रजवाड़े हैं। तो यहाँ पे जूनागढ़ था, यहाँ पे हैदराबाद था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर था, बहुत सारे रजवाड़े, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक किया। लेकिन फिर भी यहाँ पे टू नेशन थ्योरी निकल के आया, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ये ईस्ट पाकिस्तान ही बाद में बांग्लादेश का नाम पड़ा। जब इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, इसीलिए हम लोग बांग्ला अपने जो वेस्ट बंगाल है उसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, लेकिन है किधर? भारत के ईस्ट में। तो अब आपको समझ में आ रहा है इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं। अब यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान का नाम 1971 में जब इसको इंडिपेंडेंसी मिलती है, काफ़ी स्ट्रगल करके, हालांकि अगर दो कंट्री इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की हम बात करें तो दोनों के पीछे बड़े बड़े वर्ल्ड के पावर लगे थे। इसके पीछे यूएसए खड़ा था सपोर्ट में, और इंडिया के पीछे रसिया खड़ा था। याद रखिएगा, ये तब की बात है, 70s की बात है, 1970s की बात है दोस्तों, जब इंदिरा गांधी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तो इनके सहयोग से, बहुत ही ज़्यादा सहयोग से, भारत के सहयोग से यहाँ पे बांग्लादेश आज़ाद होकर के आता है 26 मार्च 1971 को। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं, बांग्लादेश को हम आज़ाद कर दिए। अब बांग्लादेश में जब आज़ाद होके आता है तो शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ पे ये जो पर्सनालिटी है, यहाँ पे ये कहते हैं कि एक ही पार्टी यहाँ पे रहेगी, उसी के अंतर्गत सारे लोग कार्य करेंगे। इनका एक आइडियोलॉजी है, और ये सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक, रिपब्लिक, इन सब को ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और ये इनकी आइडियोलॉजी क्या थी शेख मुजीबुर रहमान की, कि ये प्रो इंडियन थे। क्या थे? प्रो इंडियन थे, जिसके कारण इनको आज़ादी, ये बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इंडिया का अहम रोल भी रहा। तो भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें लिया गया, जैसे कि वहाँ पे सोशलिस्ट और सेकुलर वाली चीज़ें भी वहाँ पे प्रीएम्बल में वहाँ के डाली गई थी। तो ये मुजीबुर रहमान का सफ़र था, बहुत ही लंबा लड़ाई लड़के यहाँ पर इनको सत्ता मिलती है, और ये वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में नज़र आते हैं, बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पे नज़र आते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए बांग्लादेश की जो ओरिजिन हो जाती है, शेख मुजीबुर रहमान का जन्म से लेकर के यहाँ पे उनके मृत्यु तक, 1975 में इनकी मृत्यु होती है, 71 में बंगाल का यहाँ पे जन्म होता है, और 75 में इनकी मृत्यु होती है। ये पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान हो जाते हैं, जिन्हें बंग बंधु भी कहा जाता है। अब ये इन ऐसी पर्सनालिटी है दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान की अगर बात करें तो ये बहुत ही बड़े रिवोल्यूशनरी रहे हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं। किस चीज़ में? तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इनका अहम रोल रहा है। यानी सरकार से सरकार जिसको बोलना मतलब ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पे चाह ही नहीं रही थी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंसी हो, और यहाँ पे एक चीज़ें निकल के आ रही थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में यहाँ पे जो सरकारें थीं, इनका नाम था यहिया खान यहाँ पे, तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो के अंतर्गत यहिया खान यहाँ पे कंस्पायर करते हैं। क्या? तो ये एक प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है कि किस प्रकार से जो अभी चल रहा है विभाजन यानी इंडिपेंडेंसी की बात चल रही थी बांग्लादेश में, उसको रोका जाए। तो तुरंत यहाँ पे
यहाँ पे ये लीडर उभर के आते हैं और यहाँ पे इनको गवर्नमेंट से भी लड़ाई करनी पड़ती है कहीं ना कहीं अपने आइडियोलॉजी को लेकर, और ये रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी तो थे ही। तो यहाँ पे उसकी कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान की फेल हो जाती है। उसमें मदद करते हैं ये पर्सनालिटी, कौन सी, जियाउर रहमान। इन्हीं की बीबी यहाँ पे निकल के आती हैं खालिदा। आज के डेट में अगर देखा जाए तो इन्हीं की बीबी हैं जियाउर रहमान, जो अब सत्ता शायद संभालेंगी। इनका जन्म की बात करी जाए तो 19 जनवरी 36, और मृत्यु इनकी भी हो जाती है, मृत्यु नहीं असासिनेशन, इनका भी असासिनेशन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि आरोप लगाया जाता है इनके ऊपर कि इन्हीं के कमांडर और आर्मी की वजह से इनका असासिनेशन हुआ, इस प्रकार का आरोप लगता है। और इनका भी जो असासिनेशन हुआ उसका भी आरोप है। तो दोनों लोगों को यहाँ पे असासिनेशन से इनकी मौतें हुई हैं। वो मिलिट्री कॉप ही दोनों लोगों को यहाँ पे टारगेट किया है। तो इनके बॉडीगार्ड को भी मार दिया गया और इनके बॉडीगार्ड को भी मार दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी जो मुझे आपको बतानी थी। ये पार्टी का निर्माण करते हैं आवामी लीग, और ये पार्टी का निकाल करते हैं बंगाल नेशनल पार्टी, जो आवामी लीग की शेख हसीना निकल के आ रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आवामी लीग से थी ये, आवामी लीग शेख हसीना का था, और ये 10वीं प्राइम मिनिस्टर बनती हैं इस कंट्री की 96 से 2001 तक, और 2000 यहाँ पे 24 तक 5 अगस्त 2024 को ये रिजाइन करना पड़ता है इनको। हालांकि रिजाइन करने के लिए तैयार भी नहीं होती है, लेकिन बच्चे लोग काफ़ी इनको मनाते हैं, तब जाकर के तो ये किसी तरीके से रिजाइन करके भारत में आके शरण ली है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 9वीं प्रधानमंत्री थी, यानी ये पहली बांग्लादेश की कोई फीमेल प्रधानमंत्री बनी, वो खालिदा जिया थी। अब खालिदा जिया की बात करें तो इनका भी बात करना पड़ेगा इनके पति का, जियाउर रहमान का। जियाउर रहमान की आइडियोलॉजी सीधे मैच करती है किससे, प्रो चाइना से, और इनकी आइडियोलॉजी प्रो इंडिया से। आइडियोलॉजी मैच करना, तो यहीं पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाती है। जब ये यहाँ पे निकल के आते हैं तो इनको जब सत्ता मिलती है तो ये भी मदद करते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे ट्रेनिंग लिए हो रहते हैं, एबटाबाद में। एबटाबाद वही लोकेशन है जहाँ पे ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी चलती है एबटाबाद में, और यहीं से ये ट्रेनिंग लिए रहते हैं। ये जेड फोर्स का निर्माण करते हैं। कौन सा फोर्स, जेड फोर्स का ये निर्माण करते हैं, और यहाँ पे 9 महीने तक गोरिल्ला वार भी होता है पाकिस्तान के खिलाफ। इनका अहम रोल भी है, ऐसा नहीं है कि इनका रोल नहीं है। और ये पैरामिलिट्री जो रजाकर हैं, रजाकर क्या होते हैं, तो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, यानी वॉलंटियर्स को रजाकर बोला गया। और यहाँ पे कौन भेजा, तो ये यहिया खान ही वहाँ के जो आर्मी थे वहाँ पे भेजे। किसके अंतर्गत में, तो यहाँ पे लीडरशिप थी जुल्फिकार अली भुट्टो की। तो यहाँ पे लड़ाई के लिए भेजे गए और बहुत सारे लोग मारे भी गए। लगभग 3 मिलियन बांग्लादेशी यहाँ पे बांग्लादेश वार ऑफ इंडिपेंडेंस में अपनी जान गवा बैठे। तो ये कहानी थी। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। जियाउर रहमान यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि मैं इस प्रोविंस का हेड यहाँ पे अनाउंस करता हूँ कि शेख मुजबिर रहमान यहाँ पे बांग्लादेश के अब स्वतंत्र बांग्लादेश के लीडर होंगे। जबकि इनको ये बोलना चाहिए कि प्रोविंशियल हेड, बताइए कैसे कोई किसी कंट्री को यहाँ पे ये बोल सकता है कि ठीक है अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब आप सत्ता करिए। तो ये इनको बोलना नहीं चाहिए। बाद में ये अपने सेंटेंस को लगभग करेक्ट करके और ये बोलते हैं बाद में कि ठीक है मैं शेख मुजबिर रहमान की जगह से ये बात बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया है और इसके नए प्रेसिडेंट यहाँ पे शेख मुजबिर रहमान होंगे। तो ये बाद में अपनी चीज़ों को करेक्ट भी करते हैं। कौन, जियाउर रहमान की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से निकल के आते हैं। ये आदमी का यहाँ तक रोल था। बाद में जब इनकी मौत हो जाती है 1975 में, असासिनेशन हो जाती है। असासिनेशन का मतलब जब इनके गोली मार के हत्या कर दी जाती है मिलिट्री कॉप के द्वारा 75 में, जिन्हें बंग बंधु कहा जाता है। यही बांग्लादेश के जनक माने जाते हैं। तो
अभी प्रोटेस्ट में इन्हीं की मूर्तियां काफी हद तक तोड़ी गई हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अब आइडियोलॉजी चेंज हो चुका है ना। ये प्रो इंडियन थे और ये कौन से हो गए, ये प्रो चाइनीज थे। ये जब यहाँ पे 77 में आते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप इनको मिलती है, तो ये इनकी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी निकल के आती है उसका स्थापना करते हैं। और स्थापना करने के बाद यहाँ पे वो अपनी आइडियोलॉजी को चाइना के आधार पे लेकर चलते हैं और इंडस्ट्री इकोनॉमी को डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो यानी इनका रोल ये था कि देश विकास करे, तो देश विकास करे और ये क्या करते हैं, कुछ सूक्ष्म बदलाव करते हैं। उसी सूक्ष्म बदलाव को यहाँ पे इस एडिटोरियल में दिखाया गया है कि जियाउर रहमान की बात करी जा रही है। अब आपको समझ में आएगा, 1977 में ये रिमूव कर देते हैं। क्या 1977 में सेकुलरिज्म जो वर्ड है उसी को रिमूव कर देते हैं। पहले क्या था, सेकुलरिज्म चीजें डाली गई थी क्योंकि बांग्लादेश भारत की कुछ चीजों को एडाप्ट करके लेके चल रहा था, जो सबका यहाँ पे साथ सबका विकास वाली चीजें चल रही थी। अगर देखा जाए तो सेकुलर एस्पेक्ट को डाला गया था, जो सबके लिए एक छोटे तबके के लेकर माइनॉरिटी से लेकर मेजॉरिटी तक अगर देखा जाए तो सारे लोग सही तरीके से वहाँ पे चलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेकुलरिज्म वर्ड को इन्होंने हटा दिया और जनरल इरशाद यहाँ पे आर्टिकल 2A इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन, यहाँ पे आर्टिकल 2A में हो जाता है। वहीं पे 30 जून 2011 को यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अगेन अमेंड करता है और 15th अमेंडमेंट आती है जिसमें सेकुलर री इंसर्ट होता है। याद रखिएगा, ये पुनः री इंसर्ट हो जाता है। तो यही वाली पार्टी है ये 2011 में अगर देखा जाए सही तरीके से तो ये आ चुकी थी, जो आपको समझ में आ रहा है। तो 2009 से लेके 5 अगस्त 2024 तक 2011 इन्हीं के अंतर्गत आता है और ये प्रो इंडियन है, जो इंडिया में आके अभी शरण भी ली है। तो ये इनकी जो आइडियोलॉजी थी यहाँ पे यही बात करी जा रही है कि पुनः यहाँ पे री इंसर्ट कर दिया जाता है। एब्सोल्यूट फेथ हालांकि फिर भी मेंटेन किया जाता है कि ट्रस्ट अल्लाह पे एब्सोल्यूट फेथ होगी, प्रीएम्बल में ये चीजें हैं, लेकिन रिटेन किया जाता है हाईली चीजें। क्या कि प्रीएम्बल जो एक्सप्रेस करेगा वो नेम ऑफ अल्लाह के नाम से चीजें करेगी और ये चीजें 1997 में ऐड करी जाती हैं। आर्टिकल 26 और आर्टिकल 41B यहाँ पे क्या देता है, राइट टू एवरी रिलीजियस कम्युनिटी, और इसकी डिनोमिनेशन की सारे रिलीजन का सम्मान करेंगे चाहे माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, इस प्रकार की चीजें करेंगे। तो यही सारी चीजें हैं। 20 मिलियन की बात करी जा रही है, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, अहमदिया यहाँ पे माइनॉरिटी के रूप में बांग्लादेश में रह रहे हैं। अभी रिसेंटली हिंदू मॉन्क कृष्ण चिन्मय दास जी को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट के बाद से बहुत सारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गए। अब जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो ये किसी एक कंट्री का लॉ नहीं होता है, ह्यूमन राइट्स ये इंटरनेशनल इशू बन जाता है। उसी को लेकर के ये सारी डिटेलिंग थी। फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कही जा रही है। पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ यहाँ पे, तब यहाँ पे डिव्यूसिव और यहाँ पे 2 नेशन की थ्योरी निकल के आई, जो मोहम्मद जिन्ना और सावरकर के लेकर के एक इंडिया बन जाती है, दूसरा पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है यहाँ पे। तो वही सारी चीजें हैं जो मुझे आपको डिटेलिंग में बतानी थी, किस हिसाब से बांग्लादेश का यहाँ पे उदय होता है। अब बांग्लादेश को देखा जाए, क्योंकि मैप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेपाल से बॉर्डर नहीं टच करता, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर टच करता है, मेघालय से करता है, त्रिपुरा से करता है, म्यांमार एक कंट्री से करता है और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से बॉर्डर टच करता है। कुछ इसके प्रोविंसेस हैं, रंगपुर, राजशाही, खुलना, बरिशाल, ढाका और चिटागोंग, जहां से आपके यूनुस खान साहब हैं, और ये सिलेट। सारी की सारी हिस्टोरिकल और फर्टाइल लैंड भी हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा। अगर देखा जाए भारत के पर्सपेक्टिव से तो ये आज आपका लोकेशन है। यहाँ से अगर देखा जाए बिहार और ये वाला बॉर्डर, तो यहाँ से आप इंडिया में भी पहुंच सकते हैं, नेपाल में भी पहुंच सकते हैं। ये इतना छोटा सा एरिया है। कुछ फिजिकल मैप पे अगर देखेंगे तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो ये थी चीजें। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे
कुछ इस प्रकार से रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 7 में डाला हुआ है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर 65 में है। इसी आर्टिकल की बात करी जा रही है, आर्टिकल 1, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को बताता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बहुत सारी इशू निकल के आ रही थी यहाँ पे, जो यहाँ पे सेकुलरिज्म की पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मैं दिया हूँ। यही सारी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में दी गई हैं, जो मुजबिर रहीम की पूरी कहानी आपको यहाँ पे मैं बताया। तो उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से दे दिया, आर्टिकल 8 का भी एक्सप्लेनेशन कर दिया और सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपको दी। आशा करते हैं ये चीज़ें जो आपको बांग्लादेश को लेकर के मैं यहाँ पे बताया वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगर क्लियर हो गई हैं तो ये चीज़ें आप बटन दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको फेसबुक पे ज़रूर से शेयर कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नए एडिटोरियल की तो आर्टिकल को जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। प्लास्टिक ट्रीटी अभी रिसेंटली हो रही थी, वो कही जा रही है फेल हो गई है। कहाँ पे हो रही थी? तो बुसन सिटी में। कहाँ पे है ये? साउथ कोरिया में है, साउथ कोरिया। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? इफ यू नो प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसे हम एलिमिनेट करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन को। दोस्तों प्लास्टिक आज के डेट में जब इसका डिस्कवरी हुई तो कहा जा रहा था ये तो बहुत सस्ती चीज़ है और हर जगह पहुँच जा सकती है आसानी से। उस समय उतना यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा, सभी लोग बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करने लगे, उपभोग करने लगे। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो प्लास्टिक जैसे ही बढ़ा वैसे आज के मानव के ब्लड सेल तक प्लास्टिक पहुंच चुकी है, आपके शरीर में प्लास्टिक पहुंच चुकी है, एनिमल के बॉडी में प्लास्टिक पहुंच चुकी है, समुद्र में मरीन में प्लास्टिक पहुंच चुकी है, एटमॉस्फेयर में प्लास्टिक पहुंच चुकी है, स्पेस में प्लास्टिक पहुंच चुकी है। तो प्लास्टिक हर जगह पहुंच चुकी है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्या? आपकी कई प्रकार की मेटाबॉलिज्म को ये प्रॉब्लम में डाल देती है। तो ये प्लास्टिक एक प्रकार से डिजीज ऑन द अर्थ बोला जा रहा है। इसी चीज को लेकर के आईएनसी की 5वीं मीटिंग हुई है बुसन सिटी कोरिया में, साउथ कोरिया की बात कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे चीजें शेड्यूल करी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रूटफुल चीजें निकल के नहीं आई हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है प्लास्टिक ट्रीटी कहाँ पे हुई, कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं। रिवेंचिस्ट सूट क्या होता है? सबसे पहले जो एडिटर है वो रिवेंचिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी रूप से बदला लेकर के, रिवेंज लेकर के पुनः वो चीजें हथिया लेना, कैप्चर कर लेना, उसे रिवेंचिस्ट बोलते हैं। यानी किसी भी रूप से, चाहे लीगली हो गई चाहे फोर्सफुली हो गई, किसी भी रूप से, तो उसी को रिवेंचिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम सभी लोग जानते हैं, वो जो एक बार बोल दिया वही लॉ हो जाता है। यहाँ पे भारत में अगर देखा जाए तो संभल एक जिला है जहाँ पे शाही मस्जिद पे इशू निकल के आया है कि यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे जाकर के आप सर्वे कराइए। उसी सर्वे की वजह से यहाँ पे इशू वो निकल के आ रही है। हालांकि वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सेकेंड सर्वे था, वो पहला सर्वे नहीं था। किस मंदिर का? इस मंदिर का सर्वे कराया जा रहा था। कहा जा रहा था कि ये हरिदास टेम्पल था पहले। किस समय का ये मॉस्क्यू है? तो बाबर के समय का। बाबर कब आया? 1526 में, याद रखिएगा। तो ये अगर देखा जाए सही मायने में यहाँ पे तो एक भारत में एक्ट आया है। ज़्यादा बकवास चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं उसी पे फोकस करूँगा। यहाँ पे आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। ये एक्ट सीधे यही कहता है आपको कि यथा स्थिति में चीजें रखी जाएंगी 1947 के अनुसार, जो चीजें जैसे हुए। इसमें एक्सक्लूड करता है किसको? इसमें आपके राम मंदिर अयोध्या को और कुछ विशेष तरीके की चीजों को एक्सक्लूड करके यहाँ पे रखता है और यथा स्थिति बनाए रखेंगे। किस लिए? तो कम्युनल वायलेंसेस न हो, इसकी वजह से यथा स्थिति बनाए रहेंगे, उनके रूप को नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पे
ये चीजें उल्टा आज के परिदृश्य में चल रही है। यहाँ पे उसी को लेकर के यहाँ पे बोला जा रहा है रिवेंचिस्ट सूट चल रही है, यानी पूरा किसी न किसी रूप में जो चीजें पहले से ही अगर होंगी तो उसको, ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे हिंदू था कि मुस्लिम था दोस्तों, मैटर ये कहता है कि लॉ अब क्या कह रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड का ही यहाँ पे इस देश में चलना चाहिए, न किसी एक रिलीजन का चलना चाहिए, न किसी एक कम्युनिटी का चलना चाहिए। सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही चलना पड़ता है, यही भारत का संविधान कहता है, क्योंकि हम बांग्लादेश नहीं है, हम सेकुलर है। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं, उसी चीज को लेकर के यहाँ पे इश्यू है। डी.वाई. चंद्रचूड़ की बात करें तो रिसेंटली जजमेंट देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि एक्ट जो है ये रोकता नहीं है किसी को रिलीजियस कैरेक्टर देने में। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप की बात करी जा रही है इनका, जब ये रिटायर्ड हो गए तो इस प्रकार की चीजें बोले हैं। यहाँ पे बहुत सारे इल मोटिवेटेड क्लेमेंट निकल के आ रहे हैं, जो कि मैल प्रैक्टिस कही जाएगी, या फिर ये कही जाएगी कि गलत इरादों से इल मोटिवेटेड क्लेम निकल के आ रहा है। गलत इरादों से भी क्लेम निकल के आ रहा है क्या, कि मस्जिद पे आप कहीं ना कहीं जो प्लेस ऑफ वर्शिप जो प्रोटेक्ट करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट इट, तो इसी के विरुद्ध में चला जा रहा है। तो जो कहीं आर्कियोलॉजी यहाँ पे कार्य करना चाहिए कि सही सर्वे करके प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सर्वे किया जा रहा है तोड़ने के लिए, किसको, मस्जिद हो गई चाहे मस्जिद, ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट का इशू आया, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है, 4-5 बच्चों की वहाँ पे जाने गई हैं, एक विशेष कम्युनिटी से अगर कहा जाए तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से रिवेंचिस्ट सूट बोली गई है। सही तरीके से इसको अगर इस कॉन्सिक्वेंसेस को अगर नहीं डील किया गया तो कम्युनल टेंसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। क्या हमारे देश में कम्युनल होना चाहिए या हार्मोनी होना चाहिए, मैं आप लोगों से यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न रख रहा हूँ। किसी का भी कुछ भी हो दोस्तों, कम्युनल वायलेंसेस के लिए देश में कोई जगह नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप से ये चीजें उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे क्या फर्स्ट स्टेप है जो यहाँ पे निकल के आ रहा है। बात करी जा रही है हिजबुल्ला की, जब हिजबुल्ला की बात आती है तो सीधे लेबनान को समझ सकते हैं। इजराइल ने कहा है कि हम सीज फायर करेंगे, किसके ऊपर, यानी हिजबुल्ला के ऊपर। सीज फायर क्या होता है, तो अब रोक देंगे भैया, लड़ाई नहीं करेंगे, बमबार्डिंग नहीं करेंगे, चलो ठीक है शांत हो जाओ, यही सीज फायर होती है। हम लोग भी सीज फायर करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट बहुत सारी हुई है, लेकिन जानते हैं पाकिस्तान छुप छुप के चीजें करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर चीजें देखा जाए तो इजराइल यहाँ पे कह रहा है कि हम सीज फायर के लिए राजी हो गए। तो ये राजी क्यों हो गया है, क्या कारण है और किस हिसाब से राजी हुआ है, वो सब चीजों को देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इश्यू निकल के आती है इंटरनेशनल रिलेशन की। हिजबुल्ला की जो बात करें तो एक प्रकार से लीडर और मिलिट्री रूल दोनों ये चीजें चलती हैं कहाँ पे, आपके लेबनान में। लेबनान कहाँ है, ये सिटी लेबनान इजराइल का ये नॉर्थ पड़ता है। लेबनान की बात करें तो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे इश्यू निकल के आ रहा है लेबनान में। सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका छोटा सा लेबनान है जो सीरिया और इजराइल से घिरा हुआ है। लोकेशन इसकी यही है। क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही हिजबुल्ला ने बहुत सारे अक्टूबर में रॉकेट दागे तो इजराइल और हमास यहाँ पे, और जब वार चल रहा था तो हिजबुल्ला का यही कहना था जब तक गाजा पे ये इजराइल बम्बार्डिंग करना रोकेगा नहीं तब तक हम हिजबुल्ला, हम का मतलब हिजबुल्ला, इजराइल पे अटैक करते रहेंगे। तो ये लगभग बहुत सारा मिसाइल अचानक से दागा, कहाँ पे, आपके इस वाले पार्ट में इजराइल पे, यहाँ पे इसने दागा, जिसके कारण यहाँ पे सोचने को मजबूर हो गया कौन, इजराइल भी, क्योंकि उसके भी लोग बहुत सारे टारगेट वाले रेंज में आए। और केवल लोग टारगेट वाले रेंज में नहीं आए, वहाँ के जो नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके भी घर वाले इलाके के आसपास बमबार्डिंग हुई थी, उनके भी जान को खतरा थी। यहाँ पे यही चीजें कह रही हैं, नेतन्याहू यहाँ पे डिसाइड किए हैं कि जो भी भेजे थे ट्रूप्स यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 को, और ये इजराइल का चौथा इन्वेजन था लेबनान में अगर बात करें तो 50,000 रेसिडेंट्स यहाँ पे अब पुनः जा करके वहाँ पे
बैठेंगे। कहाँ पे? नॉर्दर्न इजराइल की बात कर रहे हैं, इसी नॉर्दर्न इजराइल की हम बात कर रहे हैं, जो पहले डिस्प्लेस हो गए थे अब रिटर्न होंगे। मीडियोकर कौन थे, मीडिएटर कौन थे? तो यहाँ पे अगर मीडिएटर की बात करें तो यूएस और फ्रांस ने अपना रोल अदा किया है, लेकिन इनको रोल अदा करने के लिए इजराइल और फलस्तीन के बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सोचिए कैसे चल रहा है इस पृथ्वी का रूल्स और रेगुलेशन, ये तो सोच के भी परे है। जियो पॉलिटिक्स को हम अगर इतना ही तवज्जो देंगे तो पृथ्वी पे केवल विनाश ही होगा और कुछ नहीं। जियो पॉलिटिक्स से पहले कोई चीज आती है वो आती है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी से पहले कोई चीज आती है वो आती है क्लाइमेट। क्लाइमेट को समझना पड़ेगा हमें, अगर क्लाइमेट को अगर नहीं समझेंगे, इसी तरीके से चीजें चलती रहीं तो ह्यूमन रेस तो खत्म ही होंगी लड़ लड़ के आपस में ही, लेकिन ये पृथ्वी नहीं बचेगी हैबिटेबल, आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो सोचना हम ही लोगों को है, क्योंकि हम ही लोगों को इस पृथ्वी पे रहना है और इसके रिसोर्सेस का उपभोग करना है, तो ये सोचना हम ही को पड़ेगा। ये एग्रीमेंट कर लेता है कि ठीक है हम अपने ट्रूप्स को हटाएंगे। लेबनान भी यहाँ पे राजी हो जा रहा है कि ठीक है, पहले कह रहा था कि आप पूरा कंप्लीट गाजा पे अगर अटैक नहीं रोकेंगे तो हम आप पे बम्बार्डिंग करेंगे, अब ये भी विथड्रॉ कर लिया। तो ये स्टेप है, पहला स्टेप, हालांकि सही चीज़ है। दोनों यहाँ पे क्लेम कर रहे थे अपनी अपनी विक्ट्री। इजराइल कह रहा था कि ठीक है हम अपना ले रहे हैं, अपने एरिया में अपने ट्रूप्स को हम बुला ले रहे हैं, और यहाँ पे हिजबुल्ला कह रहा है यह एक डिवाइन विक्ट्री है इजराइल के खिलाफ। दोनों अपने अपने सेटबैक यहाँ पे किए हैं। बहुत सारे यहाँ पे हिजबुल्ला के फाइटर जो हैं वो अपनी जान को गंवाए हैं। कमांडर की बात करें जो नसरल्ला है, तो इनका भी बहुत अच्छे तरीके से क्या निकला था, जुलूस निकला था, लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे इजराइल के खिलाफ। ये सब चीज़ें कवर किया हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पे जो देखा जाए वो लेबनान की यहाँ पे निकल के आ रही थी, क्योंकि लेबनान को कितना ही भी यहाँ पे इजराइल टारगेट कर रहा था, कोई बहुत ज़्यादा फर्क हो नहीं रहा था लेबनान को इजराइल के टारगेट से। तो ये इसकी फेलियर यहाँ पे कह रहे हैं एडिटर, इसकी फेलियर निकल के आ रही है। तो अपनी फेलियर को पहचाना और इस चीज़ को समझा, जिसके कारण अब वो कहाँ पे टारगेट कर रहा है, तो वो अपने चीज़ों को फोकस करेगा गाजा वाले पार्ट में। हिजबुल्ला की कैपेबिलिटी भी बहुत थी यहाँ पे, अगर देखा जाए तो ये भी इम्पैक्ट किए हैं। 250 रॉकेट इजराइल पे मारे थे, जैसा कि मैं पहले बता रहा था आपको, और सिक्योरिटी जोन में भी गए और रेसिडेंस ऑफ नेतन्याहू भी गए, जो भी बताया। ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। इजराइल ये मानता है कि हिजबुल्ला यहाँ पे हारा नहीं है, इजराइल मानता है ऐसा, और यहाँ पे डिवाइन विक्ट्री की बात कर रहे हैं। कौन? हिजबुल्ला भी डिवाइन विक्ट्री की बात कर रहा है। पहले कह रहे थे जब तक गाजा पे रोकोगे नहीं हिजबुल्ला हम तब तक रुकेंगे नहीं, अब देखिए यहाँ पे डीलिंग हो गई। तो ये ठीक है, एक वेलकमिंग स्टेप है। यूएस इस प्रकार से कंस्ट्रक्टिव रोल लेबनान सीज फायर पे कर रहा है, यहाँ पे गाजा पे भी करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बिडेन साहब को अब जाने में बहुत कम ही समय बचा है, ऑफिस इनकी ख़त्म होने वाली है दोस्तों, क्योंकि कौन आने वाला है? डीटी आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा कैसा चलेगा, लेकिन इनके पास एक मौका अभी और है कि अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज कर लें, सुधार कर लें, क्योंकि ह्यूमैनिटी यहाँ पे ये दिखा दिए कि ह्यूमैनिटी किस हद तक ये गिर सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो इजराइल जो वार कर रहा है गाजा पे, इस पे इनको फोकस करना चाहिए कि इस पे कैसे पॉलिसी पीस प्रोसेस निकल के आए, शांति बहाल हो। इजराइल बम्बार्डमेंट करने को बार बार यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करते हैं जो चीज़ें बताया मैं वहाँ पे वो क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इजराइल और फ़लस्तीन इशू का जो मैं डिटेलिंग बता सकता हूँ, लेकिन कई दिन से मैं ये चीज़ें कवर कर रहा हूँ दोस्तों। आशा करते हैं चीज़ें इजराइल की और फ़लस्तीन की, लेबनान की चीज़ें समझ में आई होंगी। ये लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच करती हैं। कौन कौन? लेबनान टच करती है, आपका सीरिया टच करती है, इजराइल टच करती है, तुर्की टच करती है, कुछ ऐसी कंट्री हैं जो बॉर्डर टच करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी एडिटोरियल निकल के आई है यहाँ पे। इस एडिटोरियल में ये कह रहा है दोस्तों कि जो भारत की एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक्स का मतलब यहाँ से आप ले लीजिएगा आईआईटी एंड आईआईएम, उसमें
लोगों की परसेंटेज बोली गई है कि आईआईएम इंदौर में कितनी है जनरल की सीटें, वहाँ पे स्कॉलर्स की जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो फैकल्टी मेंबर की बात चल रही है सोशल ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे कलर से देख सकते हैं, जनरल हो गई, ये एससी हो गई, ये एसटी हो गई, ये ओबीसी हो गई, ये ईडब्ल्यूएस कोटा पीडब्ल्यूडी वाले डिसेबल्ड पीपल। अब देखिए यहाँ पे आईआईएम इंदौर में देखिए 97% आईआईएम इंदौर में जनरल लोग कैसे आ सकते हैं। आप सोच करके देखिए दोस्तों, जनरल लोग कैसे, बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात है, बहुत डिबेटेबल बात है। जबकि यहाँ पे 27% ओबीसी ही रिजर्वेशन लेते हैं। सोचिए, एससी एसटी का रिजर्वेशन अलग है, उनकी सीटें वैकेंट रह जा रही हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा। आईआईएम लखनऊ की अगर बात करें तो 95% जनरल लोग आए हैं। यहीं पे आईआईएम रायपुर की बात करें तो 67% जनरल लोग हैं, और यहाँ पे 21% ओबीसी हैं। यहाँ पे देखिए कहीं 27% ओबीसी दिख रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहे होंगे 27% ओबीसी। ये दो ऐसे राज्य हमें मिले हैं जहाँ पे ओबीसी की संख्या, एक पटना बिहार और दूसरा आईआईटी इंदौर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओबीसी 32 यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, 38% यहाँ पे निकल के आ रहे हैं आईआईटी पटना में। आईआईटी पटना के देखा जाए तो जनरल 12 है यहाँ पे, उसके बाद निकल के आया एससी यहाँ पे 22 है, फिर आपका निकल के एसटी 13 है, यहीं पे निकल के आ रहा है आपका 38% क्या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को चीजें मिली है। तो सबसे यूनिक यहाँ पे कैरेक्टर अपना पटना ही आपको दिखा रहा है, जो यहाँ पे चीजें इन लोगों को सोचना चाहिए कैसे। आखिर यहाँ पे देखिए पूरा नीला पड़ा है, और ये देखिए यहाँ से नीला लाल ये चीजें निकल के आ रही है। तो ये पटना जैसे बिहार जगह पे अगर देखा जाए आईआईटी पटना में, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। एकेडमिक चीज़ें इसलिए देखी जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली में जो राइट टू इक्वालिटी है, क्या वो फॉलो हो रहा है सही तरीके से। क्योंकि एक्चुअली हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करनी पड़ेगी, हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी की तो बात चलती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की हम बात नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। 8 आईआईटी और 7 आईआईएम हैं जो यहाँ पे 80% फैकल्टी मेंबर जनरल कम्युनिटी से आ रहे हैं। आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर 90% यहाँ पे आप ओवर 700 फैकल्टी पोजीशन जो रखा गया है वो जनरल कैटेगरी से रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताया। आशा करते हैं चीज़ें यहाँ पे जो आपको डिटेलिंग दी वो कवर हुई होगी। अब यहाँ पे अगर सही मायने में देखा जाए तो ये रिजर्वेशन पे क्वेश्चन निकालती हैं, इक्वालिटी पे क्वेश्चन निकालती हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन निकालती हैं, गवर्नेंस पे क्वेश्चन उठा देती हैं, हर मुद्दे पे क्वेश्चन बड़ा उठा रही हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली रिक्रूटमेंट होती है, जॉब जो मिलती है वो गवर्नमेंट यहाँ पे वैकेंसी निकालती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो गई। इस प्रकार से गवर्नमेंट अपनी अपनी एरिया का चीज़ें निकाल रही हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन जिसको मिलना चाहिए उस कम्युनिटी की चीज़ें मिल ही नहीं पा रही हैं, और एससी एसटी की बहुत सारी सीटें ऐसे ही वैकेंट रह जा रही हैं। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 40 साल दोस्तों बीत गए हैं किस चीज़ को, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में ये चीज़ें हुई थी दोस्तों। यूसीआईएल, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इसके हेड कौन थे? अलेक्जेंडर थे, यूएसए जैसे ही ये चीज़ें हुई रातों रात यूएसए भाग गए। यूएसए अभी रिसेंटली उनका डेथ हुआ है, कुछ साल हुआ, 5 या 8 साल हुए होंगे शायद, उनका डेथ हुआ। यहाँ पे उन चीज़ों को यहाँ पे कैंडल जला करके चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस प्रॉब्लम से निकल के आते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 337 टन येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी जो प्लांट है कार्बाइड की अभी भी वो अंदर रिस रहा है, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑर्डर दिया है कि इसको हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ऑर्डर यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। कई सालों से सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, तो इनको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट है, एनजीटी है, इस ग्रुप को एक्टिवेट करना चाहिए। यहाँ पे 126 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया है कि देखिए किस प्रकार से चीज़ें हुई। ये भोपाल
में इस प्रकार की ट्रेजेडी हुई थी जो मुझे आपको बतानी थी। बहुत बुरा हाल था दोस्तों, अगर देखा जाए सही मायने में। ये पिक्चर काफ़ी फेमस हुई थी बच्चे की, जो मिट्टी के अंतर्गत पाई गई थी। जब ये रात को रिसाव हुआ दोस्तों, एक पिक्चर भी बनी है, इस पे जाकर के आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगी सही मायने में सिचुएशन क्या थी। लोग जहाँ पर थे वहीं पे सोए रह गए, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। तो जो लोग नीचे थे वो लोग तो थे ही, और जैसे ही गैस निकलती है तो गैस ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो ऊपर के जो फ्लोर पे थे, जो हाई राइज बिल्डिंग थी, हाई राइज बिल्डिंगों में बहुत जितने लोग थे वैसे ही पड़े के पड़े रह गए, और जो झुग्गी झोपड़ी में थे उनको भी जल्दी भागने का तो मौका मिला नहीं इस एरिया में। तो ये प्रॉब्लम निकल के आई। आज भी वहाँ पे डिसेबल्ड बच्चे, अंधे बच्चे, बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर के बच्चे पैदा होते हैं। तो ये प्रॉब्लम निकल के आती है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वहाँ पे है, उसकी जो है सही प्रकार से देखरेख आज के समय में नहीं हो रही है, और ये कंटामिनेशन सॉइल तक पहुँच गई है, मरकरी, और ये वेस्ट डंप वहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं जो हमें बतानी थी आपको। नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, जो मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको मैं छोड़ने वाला था, लेकिन मैं बाद में कहा दोस्तों इसको भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके चलूँगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज वो होता है कि जो एक नॉर्मल परिस्थिति से चीज़ें चल रही हैं, एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी आती है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या होता है? ह्यूमन ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की, उसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। मानव के द्वारा किया गया कार्य एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। उसकी वजह से क्या होगा? कार्बन इमिशन हुआ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। उसी की बात करी जा रही है, किस प्रकार से जो सी है वो हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा दे रहा है। ओशियन, सी, ये हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज के नाम पे। इस पूरे के पूरे स्लाइड में यही बातें कही जा रही हैं दोस्तों, कि जो लैंड है और जो सी है, ठीक है, यहां तक लैंड और सी। लैंड और सी में क्या है? लैंड जो है इसकी कार्बन एब्जॉर्बिंग पावर एकदम बैलेंस हो गई है। अब ये एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है, यानी ये रिलीज कर रहा है। देखिए, कार्बन रिलीज कर रहा है, गैस रिजर्व हो गई, ऑयल रिजर्व हो गई, कोल रिजर्व हो गई। तो यहाँ पे हम सब लोग खनन कर रहे हैं, ऑयल रिजर्व का दोहन कर रहे हैं, 6-6 किलोमीटर तक खोद के तेल निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को ये क्या होगा? तो ये रिलीज कर रहा है, क्या? कार्बन रिलीज कर रहा है। अब लैंड के पास कोई चीज़ें बची नहीं है। अब यहाँ पे सी की बात करें तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, सी अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा है, बड़ी मात्रा में कार्बन इमिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमें इस रोल को समझना पड़ेगा। जो 25% के आसपास एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होती है, वो जिसे ग्रीन हाउस गैस भी यहाँ पे कहा जाता है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इकोसिस्टम को बचाने में। तो हमें कहीं ना कहीं इस सिस्टम को सही ढंग से चलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अपने इन चीज़ों को, क्या कि किस प्रकार से कार्बन इमिशन से शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी तक हम चलेंगे, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दोस्तों आता है आपका 2016 से शुरुआत हो जाती है। 2016 से पहले कुछ नहीं था, नहीं था। वो क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। ये 2000 से लेकर के 15 तक चलता है, और ये 16 से शुरू होकर के 30 तक चलेगा। तो अभी रिसेंटली 4-5 साल जो बचे हैं समय, वो देखा जाएगा किस हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर के चला जा रहा है। इसमें यहाँ पे कितने आते हैं? 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत। तो पूरी कहानी है। यहाँ पे इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं, फिशरी भी इकोसिस्टम और डीऑक्सीजनेट हो जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ओशियन हैं, महासागर हैं, जहाँ पे डेड जोन हो जा रहा है दोस्तों। डेड जोन क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वहाँ पे मछलियाँ भी नहीं रहती, वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब डेड जोन है एकदम, पानी में ऑक्सीजन ही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। तो डेड जोन इसी को बोलते हैं। इस प्रकार के हैबिटेट अगर क्रिएट होंगे तो मरीन लाइफ कैसी होगी? अब मरीन लाइफ सही नहीं रहेगी तो यहाँ पे ओशियन की कंडीशन कैसे सही रहेगी? वही प्रॉब्लम यहाँ पे सारी बताई गई है। 25% एंथ्रोपोजेनिक कार्बन आपका सी ही
यहाँ पे कैप्चर करता है। और लैंड तो अब कैप्चर करना बंद ही नहीं किया, केवल रिलीज कर रहा है बहुत मोटे लेवल पे। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। कुछ बैकग्राउंड देखा जाए ग्रीन हाउस गैस को, तो यहाँ पे H2O आता है, मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रस, HFC, CFC, SCFC, ओजोन, PFC, SF6 और NF3। यहाँ पे याद रखिएगा CO इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये चीजें याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, ये भी चीजें याद रखिएगा। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे ग्रीन हाउस गैस कैसे चीजें होती हैं। जब पृथ्वी की रेज आती हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव जब आती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, मीथेन, ये लोगों के पास से होकर के ही गुजर देंगे, क्योंकि ये इस स्फीयर पे, ट्रोपोस्फीयर पे पूरा फैले हुए हैं ये गैस। अब ये जब इनसे गुजर के नहीं है तो ये ट्रैप कर लेते हैं इस हीट को, और शॉर्ट वेव लेंथ वाली रेज निकलती हैं, देखिए छोटे छोटे, और बड़े वालों को ये ट्रैप कर लेती हैं, जिसके कारण हीट पुनः बैक आउट हो जाता है पृथ्वी पे। तो इसीलिए इसी को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इस पद्धति को ग्रीन हाउस गैस सिस्टम बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे गैस हैं इनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ये पूरी की पूरी ग्रीन हाउस गैस है और ये ग्रीन हाउस सिस्टम है। तो ये प्रोसेस आपको समझा दिया, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई हैं दोस्तों। तो चैनल कर सब्सक्राइब करके फेसबुक पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। कोई भी आपका कमेंट हो, क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हाँ, समय रहते उसका जरूर से जरूर आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी।